आज हमें टॉपिक करना है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ठीक है, हमने पीछे क्या किया था, इम्यून सिस्टम पढ़ा था। इम्यून सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, उनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये सब हमने अपनी पीछे वाली क्लासेस या वीडियोस में आपको बताया है। आज हम क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो आपकी बॉडी में कि कौन कौन से इम्यून ऑर्गन या सेल्स होते हैं। तो मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, एनसीईआरटी की आपकी बुक है, ठीक है, उसकी रीड कर रही हूँ। तो फर्स्ट रीड करो, और थोड़ी सी विजिबल ना हो तो आप हो सके तो अपने साथ एक एनसीईआरटी भी रख सकती हूँ। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। ठीक है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में आपके कौन कौन से सेल्स आते हैं या ऑर्गन्स आते हैं, दैट इज लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, cells and soluble molecule, that is your antibodies. Next line is, as you have read, immune system is unique in the sense that it's recognize foreign antigens, respond to this and remember them. ठीक है, ये फंक्शन है आपके इम्यून सिस्टम का, क्योंकि ये आपके फॉरेन एंटीजन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड देता है, एंटीबॉडीज बनाता है, उससे फाइट करता है, और उसके लिए रिमेंबर दैट मीन्स मेमोरी बनाकर रखता है। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ये फंक्शन होगी एक टाइप से आपके इम्यून सिस्टम की, कि आपके फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके लिए मेमोरी बना रहा है, एलर्जिक रिएक्शन में भी रिस्पॉन्स देता है, और ऑटो इम्यून डिसीज में भी रिस्पॉन्स देता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी रिस्पॉन्स देता है। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है इसमें, रीड लिम्फॉइड ऑर्गन। तो रीड करो, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो साइट है जहाँ पर आपके लिम्फोसाइट्स ओरिजिन होते हैं, मैच्योर होते हैं और प्रोलिफरेट होते हैं। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर bone marrow and thymus, where immature lymphocyte differentiate into antigen sensitive lymphocyte। मतलब कि यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन कौन से, बोन मैरो और थाइमस, जहाँ पर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट करता है एज अ एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी के बाद वो कहाँ माइग्रेट करेगा, सेकेंडरी। तो एक टाइप से आपके लिम्फॉइड ऑर्गन के दो टाइप हो गए, प्राइमरी लिम्फोसाइट एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट। प्राइमरी लिम्फोसाइट कौन से हो गए, जहाँ पर आपके लिम्फोसाइट बन रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनेट हो रहे हैं, और सेकेंडरी लिम्फोसाइट मैच्योर होने के बाद कहाँ मूव करेंगे, सेकेंडरी लिम्फोसाइट। इसके एग्जांपल्स या कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज स्प्लीन, अपेंडिक्स, ठीक है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजेंस विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। ठीक है, जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो साइट है लिम्फोसाइट, उन लिम्फोसाइट्स का जो एंटीजन के साथ इंट्रैक्ट करते हैं और प्रोलिफरेट होकर इफेक्टर सेल्स बनते हैं। इफेक्टर सेल्स मीन्स वो काम करेंगे, उनसे फाइट करेंगे एंटीजन से, फॉरेन एंटीजन से। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन फिगर 8.5। ठीक है, आपको थाइमस दिखा रखा है, लिम्फेटिक वेसल्स दिखा रखी है, लिम्फ नोड दिखा रखी है। The bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphoids are produced। ठीक है, तो बोन मैरो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पर हर टाइप के ब्लड सेल्स लिम्फॉइड ऑर्गन बनते हैं। द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट। थाइमस आपका एक लोब्ड ऑर्गन है जो आपके हार्ट के पास होता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, जो ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, स्टर्नम, उसके नीचे। The thymus is quite large at the time of birth but keep reducing in size with age, and by the time puberty is attained it reduced to a very small size। क्लियर ये वाली लाइन तो आपको, कि थाइमस जब किसी बेबी का बर्थ होता है उस टाइम उसका साइज लार्ज होता है, लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं उसका साइज रिड्यूस होता जाता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट for the development and maturation of T lymphocyte. The spleen is a large bean-shaped organ. It mainly consists lymphocytes and phagocytes। ठीक है, आपका जो
स्प्लीन है वो लार्ज बीन शेप्ड का ऑर्गन है और इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और फेगोसाइट्स होते हैं। ये इट्स एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे आपका नेफ्रॉन फिल्टर करता है ब्लड को, उसी तरीके से ये भी फिल्टर की तरह काम कर रहा है और ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे ट्रैप कर रहा है, उसे ट्रैप करके मतलब पकड़ रहा है। स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट स्टैंड फॉर आरबीसी, ठीक है। द लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द lymphatic system. Lymph node serve to trap the microorganism or other antigen which happen to get into the lymph and tissue fluid. ठीक है, clear? Antigen trapped in the lymph node are responsible for the lymphocyte present there and cause the immune response. ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या क्या बताया कि आपके कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन हैं। आपके दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके बोन मैरो थाइमस आ गया, ठीक है। दूसरा आपका सेकेंडरी में पेयर ऑफ पैचेस, ठीक है, और अपेंडिक्स, थाइमस नहीं, स्प्लीन, ये सब आ गए, ठीक है। आपकी एक चीज़ इसमें नहीं बताई, वो मैं आपको बता देती हूँ कि बोन मैरो में आपके बी सेल्स बनते हैं और थाइमस में आपके टी सेल्स बनते हैं। इसलिए उनका नाम भी टी और बी क्यों रखा गया, क्योंकि बोन मैरो से बी से ओरिजिनेट हुआ है और थाइमस में जो टी है वो थाइमस से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको बताया है हर ऑर्गन का स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है और कैसे कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद नीचे एक और पैराग्राफ है, वो मैं आपको ओरली पहले समझा देती हूँ, फिर रीड करते हैं। उसने क्या कहा है कि कभी कभी क्या होता है आपके कुछ ट्रैक्ट में, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड। अब रीड करते हैं। देयर इज लिम्फॉइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, दैट इज माल्ट। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो ये टॉपिक खत्म, आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप खुद रीड करोगे तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आपको करना है एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें ये नाम ही बता रहा है कि आपकी बॉडी में या जिन पर्सन को एड्स होता है उनकी बॉडी में इम्यून डेफिशिएंसी हो जाएगी, इम्यूनिटी वीकेंड हो जाएगी, ठीक है। अब रीड करो तो द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो लाइन मैंने आपको अभी बताई थी। Acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. Syndrome means a group of symptoms, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स का एक ग्रुप। एड्स was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million person, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लेना कि एक तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, दूसरा एड्स कब डिस्कवर्ड या रिपोर्टेड हुआ था, फिर एड्स कॉज कौन करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज HIV वायरस, ठीक है। ये HIV वायरस एक टाइप का रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। एड्स इज caused by the human immunodeficiency virus, that is HIV, a member of a group of viruses called retrovirus, which have an envelope enclosing the RNA genome। मतलब एक बाहर एनवेलप है, एक कोटिंग है जिसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है HIV का, वो रीड करते हैं। Transmission of HIV infection generally occur by sexual contact with infected person first, मतलब second by transfusion of contaminated blood and blood product, third by sharing infected needle as in case of intravenous drug abusers, fourth from infected mother to her child through placenta, ठीक है। तो 4 ये मेथड है जिससे HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। फर्स्ट आपका हो गया सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। सेकंड हो गया
ब्लड किसी को ब्लड ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ्यूज करना, ठीक है, वो भी HIV पर्सन का। थर्ड, इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में बाय प्लेसेंटा। फोर्थ, इन्फेक्टेड नीडल से, ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं उनको पता नहीं होता कि कैसी नीडल वो यूज़ कर रहे हैं, किस पर्सन को एड्स है कि नहीं है, तो उस केसेस पे भी बहुत ट्रांसमिशन होते हैं। अब आगे रीड करो। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल who have multiple sexual partner, drug addicts who take drug intravenously, individual who require repeated blood transfusion and children born to an HIV infected mother। ठीक है, ये आगे वही डिटेलिंग में और कर दिया कि तो वो लोग हाई रिस्क में हैं जो इंडिविजुअल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जिनके होते हैं, ड्रग्स एडिक्ट्स होते हैं जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। थर्ड, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपीटेडली उन्हें करवाना पड़ता है किसी रीज़न से। चौथा, जो इन्फेक्टेड मदर से जो इन्फेक्टेड मदर चाइल्ड बर्थ देती है, चाइल्ड को बर्थ देती है, तो उस चाइल्ड में भी HIV के चांसेस होते हैं। अब ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि रेट्रोवायरस जो HIV वायरस है कैसे रेप्लिकेट करता है। देखो, इसमें जो आपका रेट्रोवायरस है पहले नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है, अब उसने अपना जो RNA है वो सेल के अंदर डाल दिया। अब ये जो RNA है वो DNA बनाएगा अपना, ठीक है, बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो लिखा है ना, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वायरल RNA बना, अब ये जीनोम में जाएगा, तो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम और उनका पार्ट बन गया। अब ये जो वायरल DNA था होस्ट के जीनोम का पार्ट बन गया, अब वो इन्फेक्टेड सेल हो गया, अब वो नए वायरस प्रोड्यूस करेगा और वो नए सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो ये इस तरीके से रेप्लिकेट करता है एक ह्यूमन बॉडी में या होस्ट बॉडी में, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करो, ये बीच का आप खुद रीड करना, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करो कि कैसे वो इन्फेक्शन कर रहा है, कैसे वो रेप्लिकेशन कर रहा है। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेज, ठीक है, वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रिप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA, ठीक है। ये कहा है कि जब बॉडी में एंटर करेगा तो वो मैक्रोफेज में एंटर करेगा, वहाँ पर वो रेप्लिकेट करेगा अपने RNA को, DNA बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल DNA एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। वही जो अभी आपको पीछे डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये इनकॉर्पोरेट होगा वायरल सेल के DNA में और इन्फेक्टेड सेल्स क्या करेगा, आपके नए वायरस प्रोड्यूस करेगा। The macrophages continues to produce virus and in this way they act like a HIV factory, ठीक है। अब और वायरस बनाता जाएगा तो एक फैक्ट्री की तरह काम करने लग गया और इसे वो एक्ट कैसे करने लगेगा, एज अ HIV फैक्ट्री। सेम वो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, दैट इज हेल्पर लिम्फोसाइट में भी ऐसे ही अटैक करता है, ठीक है। तो आगे रीड करो। साइमल्टेनियसली HIV एंटर्स इनटू हेल्पर T lymphocytes, replicates and produce progeny virus. The progeny virus released in the blood attack other helper T lymphocyte. This is repeating, leading to progressive decrease in the number of helper T lymphocyte in the body of the infected person. क्लियर। जैसे जैसे ये अपने साइकिल को बढ़ाता रहेगा वैसे वैसे T लिम्फोसाइट कम होते रहेंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा, पर्सन की बॉडी में फीवर, ठीक है, और डायरिया, वेट लॉस जैसे सिम्टम्स दिखेंगे। आगे रीड करो। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर्स, डायरिया एंड वेट लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T lymphocyte. The person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially Mycobacterium virus, fungi, and even parasites like टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है। इसने ये कहा है, यही रीज़न है कि जब HIV AIDS पर्सन को एक छोटी सी बीमारी होती है जो एक हेल्थी पर्सन इजीली क्योर कर सकता है, लेकिन वो क्योर नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर T lymphocytes बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है। द
the patient becomes so immunodeficient that she is unable to protect himself or herself against this infection. ठीक है, अब वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम बताया कि कौन सा HIV एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है, दैट इज एलाइसा। एलाइसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शली इफेक्टिव, मतलब ट्रीटमेंट के लिए अभी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग अवेलेबल है लेकिन वो पार्शली ही इफेक्टिव है, प्योर वो क्योर नहीं कर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिवेंशन ऑफ एड्स। ये आपको खुद रीड करना है, ये टॉपिक रीड करना। एक बार मैंने यहाँ समझा दिया, आप खुद एक बार NCERT से और रीड कर लो। उसके बाद इस बार मैंने आपको नोट्स नहीं दिए हैं, आपको खुद अपने नोट्स बनाने हैं इन दोनों टॉपिक्स की, ठीक है। एड्स वाले के मैं हेडिंग्स बता देती हूँ, उसी अकॉर्डिंग नोट्स बनाना। जैसे आप पहले इंट्रो पार्ट डालना, उसके बाद ट्रांसमिशन डालना, उसके बाद डायग्राम्स वो बनाना, और फिर आप इन्फेक्शन वाले स्टेजेस जो जैसे इन्फेक्शन करता है वो लिखना, और उसके बाद डिटेक्शन वगैरह सारे लिखकर नोट्स कंप्लीट